गुड मॉर्निंग सभी को। जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज आप लोग के बीच पुनः आप आकलन का देख सकते हैं, यानी CDP बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति लेके आए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी लेके आप लोग के बीच आए हुए हैं। और ये क्लास जो यानी लेवल है 1 to 5 के लिए है, क्लास 1 to 5 के लिए। और ये आकलन का है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ, आकलन का एग्ज़ाम 2025 में जो 5 जनवरी को हुआ है। वो वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया, क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से ये लेट हो गया। और ये क्वेश्चन सीरीज है, आप देख सकते हैं। क्यों आप लोग अपना अपना उत्तर मिला भी लिए होंगे, परंतु आप देख लें कि उत्तर कौन कौन सा सही है, क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सभी का पुनः स्वागत है। उससे पहले सभी से अनुरोध करना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका जितना भी वीडियो हम बनाएंगे सारा नोटिफिकेशन आप लोग के पास चला जाएगा, और इससे ये पता लगेगा क्या आ रहा है, क्या होने वाला है। ये आपको सारा हम झारखंड का न्यूज़ देते हैं। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। CDP आप देख रहे हैं, यानी CDP में आप देखिएगा क्लास 1 to 5 के लिए है, और ये आप बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति पर हम लोग बात करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन ही लेते हैं और आंसर आपको बताते जाएंगे, व्याख्या भी कुछ करते जाएंगे। अगर लंबा वीडियो होगा तो व्याख्या कुछ कम करेंगे। पहला है, देखिए, वह दार्शनिक जिसने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया। यहाँ देखिए, शिक्षा में आपका खेल का महत्व का बात किया हुआ है, यानी शिक्षा में खेल का महत्व क्यों है, इसके बारे में बात किया गया। तो शिक्षा में खेल का महत्व कहने का मतलब, अगर बच्चे को शिक्षा में खेल का महत्व होगा तो उसमें नेतृत्व का गुण आएगा, ठीक है, टीम बनाने का, टीम वर्क आएगा, जवाबदेही होगी, ठीक है, यानी खेल खेल में भी शिक्षा होता है वो। परंतु यहाँ जो है आप देखिएगा बच्चों में क्या होगा, अगर खेल का महत्व दिया जाएगा तो उसमें नेतृत्व का भाव है आएगा, और नेतृत्व का गुण कहिए तो आ जाएगा उसके पास, ठीक है। बहुत सारे चीज़ हैं, दो चार चीज़, यानी धैर्य भी होगा उसके पास, धैर्य होगा, आत्मविश्वास भी उसमें बढ़ेगा, है ना, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, ठीक है। और शारीरिक और मानसिक रूप से उसकी क्षमता बढ़ेगी, शरीर भी बढ़ेगा, खेलेगा कूदे तो मानसिक में मन जो बुद्धि है उसका वो काफ़ी मजबूत होगा। ये सब चीज़ आप इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, टीम वर्क भी उसमें होगा, यानी टीम का गुण होगा, टीम वर्क कर सकता है, ठीक है, जवाबदेही उसकी बढ़ेगी। ये सारा चीज़ यानी शिक्षा में अगर खेल को महत्व देते हैं तो देखने को मिलता है। तो ये जो बताया गया है, किनके द्वारा बताया गया है कि शिक्षा में खेल का उल्लेख किया गया है, वो करने वाले हैं, उनका नाम है अरस्तु, यानी आंसर होगा आपका बी, ठीक है, पहला का आंसर बी होगा। दूसरा हम लोग चलते हैं, दूसरा जो आप लोग के बीच है, देखिएगा दूसरा है क्वेश्चन, देखिए, एक 3 साल का बच्चा बताता है, कितने साल का है ये देखिए, 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर मशीन से दूध बनता है, यानी दूध क्या है, बूथ, जो दूध का बूथ होता है पर मशीन से दूध बनता है। ये बालक बोल रहा है कि दूध जो है, दूध का जो बूथ होता है, यानी जो बना हुआ रहता है जगह जगह पे, यानी आप डेयरी फार्म देखते हैं, छोटा डेयरी फार्म नहीं कहेंगे, डेयरी जहाँ से बेचते हैं दूध, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूध बूथ मशीन से बनता है, निम्नलिखित में से बच्चे की समझ का सर्वोत्तम व्याख्या क्या होती है, यानी वो क्या समझ रहा है। तो देखिएगा यहाँ
ऑप्शन जो है, बच्चे ने कभी गाय को नहीं देखा, ये एकदम नहीं होगा। बच्चे का परिवार बच्चे को उत्तेजक वातावरण प्रदान करती है, ये भी नहीं होगा। बच्चे के पास दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, ये भी नहीं होगा। उसमें क्या होगा, ये बता रहा है कि बच्चा जो है वो कैसे बता रहा है कि दूध जो है बूथ मशीन पर बिकता, तो वो अपना अनुभव के आधार पे बता रहा है। यानी वो कुछ न कुछ अनुभव अपना है, उसके आधार पे वो बताता है। यानी बच्चे का उत्तर दूध बूथ से खरीदने के अनुभव, यानी वो क्या करता है, वो अगर बच्चा जाता है और देखता है कि वो दूध कहाँ से ला रहा है, तो दूध ला रहा है वहाँ से जहाँ से दूध बेचा जाने बूथ पर, ठीक है, बूथ पर जहाँ से देखिएगा दूध का डायरी वो बनाया हुआ रहता है, और वही डायरी लिखा रहता है, सुधा डायरी, ये डायरी जो भी हो वो लिखा हुआ रहता है, वहीं से मिलता है। तो बच्चे का दिमाग में क्या बैठ गया कि ये जो दूध मिलता है वही बूथ से दूध मशीन के द्वारा बनता है, वहीं से हम लोग को मिलता है। तो उसमें क्या है कि बच्चे का जो उत्तर होगा, यानी बच्चे का उत्तर दूध बूथ से दूध खरीदने, यानी दूध वहाँ से खरीदता है, इसलिए उसका दिमाग में बैठ गया कि वो अनुभव से बता रहा है कि वहीं उसका दूध, कि गाय का दूध मिलता होगा। तो अनुभव हो जाएगा, आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। यानी ये अधिगम से है, अनुभव से सीखता है ना, लर्निंग है उसका, वो सीखता है। ये किससे है क्वेश्चन, ये लर्निंग से है, यानी अधिगम, वो अपने अधिगम के आधार पे, इसमें लिख सकते हैं हम लोग अधिगम के आधार पर। अधिगम किसे कहते हैं, तो सीखना, वो देखता है, सीखता है, उसी से उसको लगता है कि यहीं से बनता होगा, ठीक है। यानी अपने अनुभव को अंतःक्रिया करता, बताने के लिए बहुत सारा चीज़ है, तो उतना पे हम नहीं जाएंगे, काफ़ी समय लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच लाया हूँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में बौद्धिक विकास के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। यानी किसके बात कर रहा है ये, बौद्धिक विकास की बात कर रहा है। बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, यानी बुद्धि, यानी बौद्धिक क्या है, उसका बुद्धि की बात कर रहा है। तो उत्तर बाल जो अवस्था है, उत्तर बाल्यावस्था कहिएगा, बाल्यावस्था उत्तरार्ध की बात कर रहा है। उत्तरार्ध में आप देखिएगा ये 9 से 12 वर्ष की बात करता है, ठीक है, 9 से 12 वर्ष की उत्तरार्ध की बात कर रहा है। तो इसमें देखिएगा कि वो बच्चे क्या करता है, उसकी विशेषता क्या नहीं, वो भविष्य के लिए कोई चिंता वो नहीं करता, भविष्य के लिए उसको कोई चिंता नहीं रहता है। कल्पनाओं का भयांत, ठीक है, और तार्किक शक्ति में वृद्धि, वैज्ञानिक, ये सब नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो भविष्य की चिंता। इस उम्र में लोगों को भविष्य की चिंता नहीं रहता कि हमको क्या करना, क्या बस खेलने कूदने, संगठन बनाने, समूह बनाने, अपने समूह के साथ खेलने में इन लोग ज़्यादा पसंद करते। तो आंसर होगा आपका भविष्य के लिए चिंता नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या बताता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए अभ्यास एक शिक्षार्थी को पूर्ण बनाता है। अभ्यास क्या करता है, एक शिक्षार्थी को पूर्ण बनाता है। यह किस अधिगम के नियम से संबंधित है, यानी अभ्यास जो है एक शिक्षार्थी को पूर्ण बना, बिल्कुल सही बात है। तो वो किस पे आधारित है, तो ये देखिएगा ये अभ्यास के नियम पे आधारित है। अभ्यास आदमी करेगा, अभ्यास बच्चे करेंगे तो शिक्षार्थी को वो पूर्ण बनाएगा, पूरा कंप्लीट बनाएगा, है ना। प्रैक्टिस ही क्या होता है, प्रैक्टिस किसी भी बच्चे के लिए वो उसको पूर्ण रूप से बनाता है, शिक्षा के में आगे बढ़ाता है। तो ये क्या होगा, अभ्यास के नियम, यानी इसका आंसर जो आपके पास होगा वह होगा अभ्यास के नियम, आंसर बी, ठीक है, अभ्यास के नियम के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे, यानी किसका, व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी पर्सनालिटी का बात कर रहा है, व्यक्तित्व की बात कर रहा है। तो स्व सिद्धांत का बात जो करते हैं कि व्यक्तित्व जो है पर्सनालिटी सेल्फ थ्योरी के बात करते हैं, वह है ये रोजर, मनोवैज्ञानिक जो है उनका नाम है रोजर,
है ना, रोजर महोदय। यानी यही क्या है, रोजर ही बताते हैं कि व्यक्तित्व का जो स्व सिद्धांत होता है उसके आधार पर। देखिए इसमें बताने के लिए यानी शिक्षार्थी पूर्ण बनाता है, ये जो बताए हैं ये थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया। अब ये बता देते हैं, ये जो बताया गया है अभ्यास के नियम, ये बताए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक यानी थॉर्नडाइक के महोदय के द्वारा ये 3 नियम बताए गए थे। एक उसमें भी है अभ्यास के नियम। पहला है, अगर देखा जाए बता ही देते हैं, पहला है देखिएगा तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा इन्होंने बताया था यही अभ्यास का नियम, और तीसरा इन्होंने बताया है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, अगर ये पूछ दिया अभ्यास का नियम किनका बताया हुआ तो ये है थॉर्नडाइक का, है ना, अभ्यास से एक शिक्षार्थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रोजर महोदय भी हो गए, हम लोग आगे की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यानी डेवलपमेंट यानी विकास, है ना, विकास क्या है आप देखिएगा, डेवलपमेंट की बात करता है। यानी वृद्धि और विकास, दो चीज आप पढ़े होंगे, एक होता है वृद्धि और एक होता है विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास। तो विकास का बात करें या वृद्धि का नहीं, विकास क्या है कि संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये ध्यान देना है। गलत है, गलत क्या है तो देखिए, ये परिपक्वता तक चलता है, यानी जब मैच्योरिटी आता है तब तक वो विकास चलता है। यह सतत प्रक्रिया है या परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है या जन्म पूर्व अवस्था में होती है। तो विकास जो होता है, किसी का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास जो होता है वह क्या होता है, जन्म से पूर्व मानी माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। और माँ के गर्भ से स्टार्ट होने के साथ यानी इसको कहा जाता है विकास जो है वह गर्भ से कब्र तक चलता है, यानी मृत्यु तक चलता है। तो मैच्योरिटी का बात कहाँ से आएगा, तो गलत क्या होगा, मैच्योरिटी का बात कहाँ से आएगा कि मैच्योरिटी कब आती है, जब लोग बड़े होता आते हैं, मैच्योर हो जाते हैं मैच्योरिटी, तो बोलते हैं अब परिपक्वता चलता नहीं। जो विकास चलता है गर्भ से लेके कब्र तक चलता है, यानी वो बच्चा जब गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, वहाँ से लेके मृत्यु तक उसका डेवलपमेंट होता है। आंसर आपका ए होगा, गलत है। बाकी सतत प्रक्रिया ठीक है, परिवर्तन के साथ प्रगतिशील प्रक्रम है, ये भी सही है। यह जन्म पूर्व की अवस्था है, ये भी सही है। इसीलिए इसको बोला गया विकास जो है गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किन किन सिद्धांतों के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा की नींव रखी गई है, यानी कौन सा सिद्धांत के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा का नींव रखा गया, कौन सा सिद्धांत होगा, प्रगतिशील शिक्षा, है ना, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर, प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बात कर रहा है। तो यहाँ देखिएगा, यानी प्रगतिशील शिक्षा क्या होगा, ये मस्तिष्क वृद्धि का बात करेगा, ये प्रगति लाएगा, चिंतन की प्रक्रिया भी होगा, मौलिक प्रवृत्तियाँ भी होंगी, यानी ये सभी इसमें देखा जाएगा। यानी प्रगतिशील शिक्षा के आधार जो नींव रखा जाएगा, यानी सभी का सभी आंसर इनका ये सब सही है। सब क्या है आपका सही है। ठीक है, सब क्या है आपका सही है। एक और है इसके नीचे क्वेश्चन, वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर ये है, निम्न में से क्या शिक्षा संबंधी लिंग भेद है। लिंग भेद बता रहा है। ठीक है, लिंग भेद क्या है, यानी शिक्षा से संबंध में लिंग भेद क्या है। तो लिंग भेद में देखिएगा सामाजिक स्थिति भी आती है, शैक्षिक ज्ञान भी आता है, आर्थिक स्थिति भी आती है। तो लिंग भेद के आधार पे आप देखिएगा ये इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, यानी आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, लिंग भेद जो शिक्षा संबंधी लिंग भेद होता है, सामाजिक स्थिति भी आता है, सामाजिक ज्ञान शैक्षिक ज्ञान भी आता है, आर्थिक स्थिति भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन जो हम लोग के बीच है, वह है, आप देखते हैं, कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इस बार नहीं है, गलत है, ज़्यादा दे दिया है। यही तो बस क्वेश्चन फंसाने का एक नियम है। ये क्या है? तो हम लोग देख सकते हैं, इसमें सूचना अध्ययन द्वारा एकत्र की जाती है, यानी अधिगम के मूल्यांकन का बात करता है। अधिगम मतलब सीखना, यानी सीखने के लिए मूल्यांकन की विशेषता कौन सा नहीं है। तो देखिए, इसमें सूचना अध्ययन एकत्र की जाती है, यह मूल्यांकन शिक्षा पद्धति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को समान रूप से अंकों तथा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। मूल्यांकन में विद्यार्थी स्वयं जो सूचना को एकत्र नहीं करेगा। ठीक है, बाकी सारा सही है, बाकी सारा सही है। आपका आंसर डी होगा, है ना, आंसर डी होगा। कभी भी बालक जो है सूचना विद्यार्थी के द्वारा स्वयं यानी मूल्यांकन में नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन करने वाले शिक्षक होते हैं, न कि विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका देखिए डी होगा, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आपका देखिए, वह वह कारक जो बालकों के अधिकतम अधिगम प्रसार, अधिगम से इस बार बहुत क्वेश्चन दे दिया है। वह कारक जो बालकों के अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है ना, अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है, अधिकतम। ठीक है, कौन सा वैसा कारक है जो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार, अधिकतम मतलब अधिक हो गया, अधिगम मतलब सीखना हो गया, सीखने के लिए प्रसार हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो देखिए, सीखने के लिए सबसे अच्छा, ऐसा नहीं गृह कार्य अधिक मिल जाएगा तो बच्चे सीख लेंगे, ऐसा कुछ है। लेखन कार्य की अधिकता मिलेगा ऐसा नहीं, अधिकाधिक कार्य मिलेगा तो बच्चे ऐसा नहीं कि सीख जाएंगे। ठीक है, अधिकतम अधिगम है सब, मगर अधिकतम सबसे अच्छा क्या है? तो सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, उसके प्रसार के लिए, तो आंसर आप देखिएगा ये होगा, यानी अध्ययन के प्रति उनकी रुचि जब तक नहीं होगी तो बच्चा कभी सीख नहीं पाएगा। तो रुचि क्या है? रुचि बच्चों में अधिक होना चाहिए, सीखने की क्षमता या सीखने का इंटरेस्ट उसमें अधिक होना चाहिए, यानी अध्ययन की रुचि उनमें ज़्यादा होना, अध्ययन के प्रति उनमें रुचियाँ होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगे, अधिगम प्रसार में आवश्यक उसके लिए हो जाता है, नहीं तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानसिक आयु मतलब मेंटल एज, मानसिक आयु मतलब क्या होता है? मेंटल। इसकी अवधारणा किसने दी? ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मानसिक आयु की अवधारणा अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। अच्छा, अल्फ्रेड बीने तो दिए हैं, ये सही है। अच्छा, अल्फ्रेड बीने जो हैं वो ये फ्रांसिस के थे, यानी फ्रांसीसी थे, फ्रांस के थे। अल्फ्रेड बीने क्या थे? फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने मेंटल एज को, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, मेंटल एज को 1908 ईस्वी में बताया था। मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट दिया था 1908 में फ्रांसीसी। और इसके एक सहयोगी थे, साथ देने वाले, इनका नाम था, बता देते हैं हम लोग, थियोडोर साइमन। ठीक है, थियोडोर साइमन। इन्होंने बताया है कि मेंटल एज यानी मानसिक आयु भी होता है, यानी जब आईक्यू आप निकालते हैं, आईक्यू निकालते हैं, तो उसमें आप बात करते हैं एमए यानी मेंटल एज, और एक होता है सीए यानी वास्तविक आयु और मानसिक आयु। सीए का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, ये है मेंटल एज। इसकल टू 100 करते हैं, ऐसा ही आप मानसिक आयु निकालते हैं। ठीक है, आईक्यू निकालते हैं, सॉरी आईक्यू। तो ये मानसिक आयु की अवधारणा देने वाले हैं, उनका नाम है अल्फ्रेड बीने, और उनके सहयोगी थे थियोडर साइमन। ठीक है, फ्रांसीसी थे, 1908 में इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये यहीं से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा,
पूर्व प्राथमिक स्तर पर लिखते समय जोर से पढ़ने का महत्व दिया जाता है। यानी पूर्व प्राथमिक स्तर जब बच्चे रहते हैं पर लिखते समय जोर से पढ़ने का महत्व दिया जाता है। बिल्कुल से यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, यानी प्री प्राइमरी स्टेज का बात कर रहा है। ठीक है, तो प्री प्राइमरी यानी इसमें बच्चों का जब वो लिखे तो जोर से इसको पढ़े, इसको बार बार हम लोग भी घर में बच्चे बोलते हैं जोर से पढ़ो, जोर से पढ़े, तो क्या है? कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग मतलब कंडीशन दिया जाता है ताकि वो जोर से पढ़ेगा तो उसका ध्यान भी भटके ना, उच्चारण कर पाएगा, सीख पाएगा। इसीलिए पढ़ने में इस सिद्धांत को दिया जाता है, यानी कंडीशनिंग होता है, यानी कंडीशन दिया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चा उच्चारण भी कर पाए, सीख भी पाए और उसका ध्यान भी लगे। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक प्रशिक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? देखिए फिर बोले नहीं और गलत में वह ब्लूप्रिंट तैयार करते समय। ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार करते समय, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं अनेक, कहिए ब्लूप्रिंट यानी एक छपना, किसी को तैयार करना है ना, तो ब्लूप्रिंट एक तैयार करके रखा जाता है। जैसे ऊपर से लिखेंगे तो एक ब्लूप्रिंट नीचे तैयार हो जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं देना? विषय पर, प्रश्नों पर और निर्देशात्मक उद्देश्य पर या पढ़ाने का समय। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर ब्लूप्रिंट तैयार करने का जो हद तक बात है उसका आंसर होगा पढ़ाने का समय। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाने का समय से इसका कोई लेना देना नहीं। ब्लूप्रिंट तैयार करने में विषय को देखा जाता है, प्रश्न को देखा जाता है, निर्देशात्मक उद्देश्य को देखा जाता है, पढ़ाने का वो समय इसमें नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन जो हम लोग के बीच है यानी क्वेश्चन नंबर 14। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात करता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस क्रियात्मक अवस्था, ठोस क्रियात्मक अवस्था किस उम्र में शुरू होती है? ठोस क्रियात्मक अवस्था की बात करता है तो किस उम्र में शुरू होती है? तो देखिए ठोस क्रियात्मक अवस्था को ही ये बोला जाता है मूर्त क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो अवस्था होता है ये आप देखिएगा, ये 7 से 12 वर्ष की आयु, ये 7 से 12 वर्ष की आयु होता है। तो आंसर आप देख सकते हैं ये क्या होगा आपका? सेवन। आंसर क्या होगा? सेवन। ठीक है, आंसर सेवन होगा यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सतत तथा व्यापक मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है? जैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है। सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, और व्यापक मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है। तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन से क्वेश्चन है तो देखिए समग्र विकास होगा, रचनात्मक का विकास होगा, अनुभव का विकास होगा या भिन्न सोच का विकास होगा। तो देखिए सतत यानी कंटिन्यूअस जो और व्यापक मूल्यांकन होगा वो हॉलिस्टिक होगा। हॉलिस्टिक कहने का मतलब होता है समग्र। हॉलिस्टिक कहने का मतलब क्या होता है? ये समग्र विकास होगा यानी पूरा कंप्लीट विकास होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा मापा जाएगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है, हॉलिस्टिक होगा यानी समग्र विकास की बात करता है। आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ये मूल्यांकन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समान, ठीक है, समानकर्ता बनने के लिए
किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। यानी एक प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल की एक अध्यापिका है जो बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से वो, अगर कोई समस्या आ गया तो अध्यापिका वो प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को किस प्रकार से वो समस्या का निदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, ये आपको बताना है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा है, इसका उत्तर ही बताते हैं डायरेक्ट, है ना। अब इसमें क्या है देखिए, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर ये कोई मतलब नहीं हुआ। केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना, ये भी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंड नहीं दिया जाता, दंडित करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो देखिए क्या होगा, बच्चों की सहजानुभूत, है ना, सहजानुभूत मतलब सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार पर मंथन करना। यानी उसमें बच्चों को क्या करेगा, उसका जो अनुभव है, जो सहज रूप से समझ सकता है, सीख सकता है, उस पर अनुमान लगाने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाएगा कि तुम ऐसे करो, है ना, जो तुम्हारे पास समस्या आया उसको इस प्रकार से निदान करो। जब तक उसको प्रोत्साहित और उस पर उसको मंथन करवाएंगे, उसी विषय पे मंथन करवाएंगे, तब क्या होगा, वो समस्या के लिए अपने आप में वो प्रोत्साहित होगा। उसको दंडित करेंगे तो कभी वो काम कर ही नहीं पाएगा और उसका रिएक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर हम लोग, बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इन्होंने निर्माण एवं खोज का बात किया था, इसीलिए जीन पियाजे के द्वारा कहा गया बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन लोगों को बोला गया कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जीन पियाजे के द्वारा। यानी निर्माण एवं खोज का बात करते हैं, जिसके चलते बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक के नाम से पुकारे हैं ये जीन पियाजे। तो आंसर होगा आपका 17 का सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरा अवस्था जो होता है जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यानी जो किशोरा अवस्था जो होता है वो जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। इसलिए देखिए, किशोरा अवस्था में बहुत सारे क्या होते हैं, सभी ये अनुभव करने का चीज़ है। किशोरा अवस्था में बालकों में देखिएगा, और हम लोग भी उस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो बालकों में देखिएगा शारीरिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। शारीरिक परिवर्तन ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो उसमें वो दौर है, उसका जो काल है वो काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, कठिन होता है। ठीक है, तो आंसर होगा इस चरण में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसके चलते उसका जो दौर है वो काफ़ी कठिन रहता है। ठीक है, तो आंसर ये होगा, बाकी सब हम नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करता है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत जो होता है विभिन्नता का बात करता है, उसमें देखिए प्रमुख कारण पूछा। कारण वातावरण भी होता है, वंशानुगत क्रम भी होता है, आयु भी होता है, यानी सभी आंसर इसमें सही होगा। सभी आंसर इसमें क्या होगा, सही होगा। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर किसी में होता है कि व्यक्ति में, तो उसमें वातावरण भी उस पर सपोर्ट करता है। जिस वातावरण में जाएगा व्यक्ति, उसी अनुसार से वो ढल जाएगा। और वंशानुक्रम भी होता है, वंश जिस प्रकार से रहेगा उसी आधार पर उस पर क्या करेगा, उसका जो व्यक्ति का गुण आएगा उसमें आ जाएगा। साथ ही साथ आयु, एज बहुत फैक्टर रखता है। व्यक्तिगत विभिन्नता में अलग अलग एज का लोग अलग अलग तरह से उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
अचेतन मन की तुलना फ्राइड ने की थी। ये देखिए, चेतन होता है मन और अचेतन मन होता है। सिगमंड फ्राइड, इनका नाम है सिगमंड फ्राइड, पूरा सिगमंड फ्राइड। इन्होंने बताया था कि अचेतन मन का जहाँ तक बात है, वह देखिएगा बर्फ, चट्टान या बर्फ की चट्टान। तो बर्फ की चट्टान का बात किया था इन्होंने, है ना। इसका आंसर सीधा बता देते हैं, बर्फ की चट्टान का बात किया था। तो इसमें इन्होंने एक मैप के द्वारा बताया था कि इतना अगर बर्फ पानी में डूबा रहे और इतना, इसके आधार पे इन्होंने ये इसका वर्णन किया था। ठीक है, बर्फ की चट्टान की बात। यानी बच्चों का ये जो समझ में नहीं आता है कि पानी जो भरा हुआ है गिलास में बर्फ के साथ, वो कैसा है, इसके बारे में चेतन और अचेतन मन का बात किए थे। ठीक है, तो बर्फ का सिगमंड फ्राइड का, यानी बर्फ का चट्टान। ठीक है, इस पे इनका आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं निम्नलिखित में से किस संदर्भ में व्यक्तिगत भिन्नता अधिक संगत होती है। व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर उसी से क्वेश्चन आ गया उसी चैप्टर से। तो देखिए, अधिक संगत होती है, संगत की बात कर रहा है ना। तो देखिएगा, शिक्षण अधिगम व्यवस्था का अभिकल्प तैयार करना और विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, उपचारिक कार्यक्रम तैयार करना और नैदानिक कार्य करना। ठीक है, कार्य करना। तो ये आप देखिए, बोला है व्यक्तिगत विभिन्नता अधिक संगत होती है। किसमें संगत होती है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता होगा शिक्षण अधिगम व्यवस्था का अभिकल्प तैयार करना, यानी ये जो होगा यानी शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग सिस्टम की बात करता है, यानी डिजाइनिंग एंड टीचिंग लर्निंग का बात करेगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता में सबसे अच्छा अगर देखिएगा ये संगत में आता है, तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था में अभिकल्प तैयार करना, ये सबसे बेहतरीन इसका आंसर होगा, यानी आंसर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक बालक जिसे मौखिक शिक्षा में असामान्य कठिनाई आती है, उसे निम्नलिखित में से कौन से एक अक्षमता होती है। देखिए, पूछा है मौखिक शिक्षा। ठीक है, मौखिक शिक्षा की बात करता है। मौखिक से असामान्य कठिनाई, असामान्य है, सामान्य नहीं, असामान्य कठिनाई है, उसे निम्नलिखित में से कौन अक्षमता, एक अक्षमता का नाम दिया गया है। तो असामान्य जो होता है वो, और वो मौखिक का बात करता है, यानी उसका जो बात होता है वो बौद्धिक अयोग्यता का बात होता है, यानी इंटेलिजेंस की बात होता है। तो बौद्धिक होगा, अयोग्यता इसका आंसर होगा। बाकी सब पे हम नहीं जाते हैं, ये बौद्धिक अयोग्यता इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये देखिए दृश्य यानी देखने, सूर्य मतलब सुनने, और होता है पूरा मस्तिष्कीय पक्षघात होता है, जिसमें जिसको चोट उट लग जाता है उसके बारे में, जिसका माथे में चोट लग जाता है उसको फिर कुछ समझ में नहीं आता वो। तो देखिए ये सब नहीं होगा। श्रव मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, और ये हो गया प्रमस्तिष्कीय पक्षघात, माने जिसको चोट लग जाता है 3 साढ़े 3 साल का एज का, उसका बात है। तो ये सब नहीं होगा, आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, उस बालक को जो संख्याओं को गलत पढ़ता है, संख्या को जो गलत पढ़ता है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अयोग्यता होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संख्याओं को गलत करता है, जो संख्या को गलत करता है, यानी संख्या मतलब नंबरिंग, तो नंबरिंग यानी संख्या का, तो यानी क्या करेगा वो, पठन दोष तो नहीं होगा, अर्जन दोष तो नहीं होगा, दुष्क्रियता नहीं होगा, यानी संख्या की बात करता है, यानी गणन दोष है, गणन दोष उसमें पाया जाएगा, यानी गणना की बात आता है। तो ये क्या होगा आंसर, गणन दोष, यानी संख्या है तो गणना हो गया। आंसर इसी से पकड़ना था, संख्या मतलब गणना, तो गणन दोष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, गणन दोष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, असमयोजित बालक बहुधा पाए जाते हैं। असमयोजित बालक बहुधा पाए जाते हैं कैसे, है ना, असमयोजित है। तो देखिए, भग्न परिवारों अथवा एकात्मक परिवारों में, निर्धन अथवा संयुक्त परिवारों में। ठीक है, भग्न मतलब होता ब्रोकन, यानी जो बटा हुआ है परिवार, उसकी बात कर रहा है।
ठीक है। और ये भग्न और एकात्मक दोनों की बात कर रहा है। तो और निर्धन और संयुक्त यानी असमयोजित बच्चे जो होते हैं वो आप देखिएगा, असमयोजित बच्चे दोनों में पाए जाएंगे। 1 और 2 दोनों पाए जाते हैं। 1 और 2 आपका आंसर दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हम लोग देखते हैं, ये क्या है। अधिगम से तात्पर्य है। अधिगम से क्या तात्पर्य है, अधिगम किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है कि अधिगम कहते किसे हैं। ठीक है, अधिगम का सीधा मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी लर्निंग, यानी सीखना। ठीक है, तो अधिगम का तात्पर्य क्या है। अधिगम अगर कोई व्यक्ति सीखता है, जानता है, उसमें क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ को सीख रहा है तो अगर मान लेते हैं कहीं गया, अच्छा पार्टी में गया, अच्छे लोग के पास, उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। वातावरण के साथ समायोजन करना, बिल्कुल करना। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ बॉम्बे दिल्ली कमाने गया है गांव से, देखिएगा वातावरण में रह समायोजन, वहाँ रहने का ढंग, पढ़ने का बात करने का ढंग, सब चीज़ें यानी वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। फिर उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच नया संबंध बनाना, यानी उत्तेजना और अनुक्रिया, उद्दीपन मतलब उत्तेजना के बाद उद्दीपन और तथा अनुक्रिया के बीच नया संबंध स्थापित करना, ये सब देखिएगा अधिगम में सभी शामिल होगा। यानी ये सभी शामिल होगा, यानी सभी आंसर इसका सही है। सभी का सभी आंसर सही होगा। यानी सीखेगा तो सब में अनुक्रिया के संबंध स्थापित कर लेगा, यानी वो रहेगा वातावरण के साथ, व्यवहार में परिवर्तन होगा, यानी सभी इनका आंसर डी होगा। तो इस तरह से आप देखिए, ये टोटल आपका 25 क्वेश्चन था और ये 25 क्वेश्चन आपको सीडीपी का हम बताए। आप अपने अनुसार मिला भी लिए होंगे, देख भी लिए होंगे, तो पुनः इसको मिला के एक बार देख लें कि ये आप कितना आप सही कर पाए हैं। ठीक है, तो ये आज का था 1 to 5 का, आप देख सकते हैं सीडीपी का, है ना। 1 to 5 आपके लिए सीडीपी आकलन 2025, जो 5/1/2025 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसके संबंध में आप लोग के बीच आज लाए हैं। तो मेरे जो चैनल को आप लोग देख रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए फिर सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से अनुरोध करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट हम कुछ लेके आएंगे आप लोग के बीच और कुछ ना कुछ यहाँ से पढ़ाते रहेंगे। और मेरा अभी जेटेट खोटा का क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें सीडीपी अभी रुके हुए हैं क्योंकि सिलेबस चेंज होने वाला है, इसलिए ज़्यादा इसका हम अभी को बना भी नहीं रहे वीडियो, ना ही अभी सीडीपी अगर चेंज होता है तो टॉपिक वाइज आपको हम एमसीक्यू बताएंगे। जेटेट के बारे में भी चलेगा खोटा, साथ ही साथ उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भी खोटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसीलिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।